हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शोध अभिक्षमता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। ये जो आपकी क्लास है अनुसंधान की रिसर्च की, ये यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की यूनिट होगी, सेकंड यूनिट। इससे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट कर चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। आज हम लोग जानेंगे रिसर्च के बारे में। रिसर्च क्या है, कितने टाइप्स की होती है, उपकल्पना क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से स्किल्स होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देख लेते हैं। तो देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिक्षमता होता क्या है। रिसर्च जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री का अर्थ होता है फिर से यानी बार बार, और सर्च का अर्थ होता है कोई भी चीज़ खोजना। जब भी कोई भी चीज़ सर्च हो गई है और उसके बारे में हम कुछ ना कुछ अलग से उसमें ढूंढते रहते हैं यानी बार बार खोज करते रहते हैं, वो क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अनुसंधान की क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, जो अनुसंधान है इसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। जो भी आप अनुसंधान कर रहे हैं वो आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होने चाहिए, ये इसमें होता है। और दूसरी बात जो होती है इसमें वो क्या होती है, पहला तो पूर्वाग्रह से आप जो भी है पूर्वाग्रह से मुक्त होना आवश्यक है। वहीं दूसरों के जो विचार हैं उनका भी सम्मान किया जाता है, और जो भी आपने साक्ष्य प्राप्त किए हैं उनको भली भांति परीक्षण और सत्यापन के बाद ही अनुसंधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता उसमें होनी चाहिए। आप किसी में भेदभाव ना करें, जो भी आप घटनाएं या वस्तुएं हैं उन्हें बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव के आपको देखना चाहिए। मान लीजिए हिस्ट्री से संबंधित कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही ये सेट किए हुए हैं माइंड में कि अच्छा ये चीज़ तो ऐसे ही होती है और ऐसे ही होनी चाहिए, तो इसलिए किसी भी पूर्वाग्रह से आप ग्रसित नहीं होने चाहिए। जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसका परीक्षण करें, सत्यापन करें, उसके बाद ही अपनी जो रिसर्च है उसको आगे बढ़ाएं। कोई भी भेदभाव ना करें और जो दूसरे के विचार हैं उनका भी सम्मान करें। ठीक है, विश्वसनीयता होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, रिलायबिलिटी इसमें होनी चाहिए। जो भी आपने जैसे कि इसमें क्या होता है, जो भी आपने शोध प्रक्रिया की है वो विश्वसनीय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी रिसर्च हो रही है तो वहाँ के रिजल्ट कुछ और आए हैं और बाद में जब आप वही सेम रिसर्च कुछ करते हैं तो उसके रिजल्ट अलग आते हैं। यानी आपने कोई रिसर्च किया, उसके जो भी रिजल्ट हैं, फिर दोबारा आपने रिसर्च किया, उसके जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल ही अलग आए हैं, डिफरेंट हैं एकदम। तो ये क्या है, इसमें विश्वसनीयता नहीं है। यानी कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आपके रिजल्ट हैं, जब आप बार बार एक ही चीज़ को रिसर्च करते हैं तो उसके रिजल्ट भी सेम आने चाहिए। तो ये माना जाता है कि वह विश्वसनीयता है, उसके अंदर रिलायबिलिटी है। दूसरा, वैलिड होनी चाहिए। कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं, वैलिडिटी उसमें होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होना चाहिए। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया हो, शोधकर्ता द्वारा उसका अवलोकन पर आधारित हो। दूसरा, उसके कुछ कॉजेज एंड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि विज्ञान भी मानता है कि कोई चीज़ है जो भी वर्तमान में घट रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण विद्यमान है, भविष्य में कुछ होगा उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य ही रहेंगे। और क्या है, अनुसंधान चक्रीय होता है, जैसे कि एक प्रॉब्लम से शुरू होगा अनुसंधान और बाद में भी एक प्रॉब्लम पे आके ही समाप्त तो होता है। जैसे कोई भी समस्या है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसी के लिए तो आप रिसर्च कर रहे हैं। जब आपने कोई प्रॉब्लम देखी, फिर आप रिसर्च किया, रिसर्च के बाद समाधान ढूंढते हैं, लेकिन जब तक आपके वो समाधान सामने आता है तो एक नई समस्या भी आ जाती है, फिर शोध द्वारा उसका भी निदान किया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है, इसलिए इसे चक्रीय प्रक्रिया भी कहा जाता है। तार्किक होने चाहिए। जो भी आप अनुसंधान कर रहे हैं वो विचार और नियमों द्वारा निर्देशित होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी रिसर्च हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान के क्या प्रकार हैं, परिणाम के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण यहाँ पर दिया है। पहला है यहाँ पर मौलिक यानी प्राथमिक अनुसंधान जिसे हम कहते हैं। दूसरा है अप्लाइड यानी व्यवहारिक अनुसंधान। देखिए, बेसिक यहाँ पर यानी जो बेसिक रिसर्च है इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, बेसिक रिसर्च का अर्थ होता है कि जो भी आपने रिसर्च कर रहे हैं उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले, आपको समझ विकसित हो। दूसरा, आप नॉलेज उससे गेन करें। ठीक है, आपको नॉलेज मिले, समझ, आप जो भी आपकी समझ है वो बढ़े, और ये नॉलेज के लिए होगा और अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। ठीक है, दूसरा है इसमें अप्लाइड रिसर्च। अब आपने क्या है, पहले तो आपने नॉलेज ले ली, ठीक है, आपने समझ विकसित कर ली, फिर उसके बाद उसको अप्लाइड किया जाता है।
ठीक है, तो ये कहलाती है अप्लाइड रिसर्च। जो बेसिक नॉलेज हमने गेन की है अब उसको यहाँ पर अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है। उसके बाद आती है एक्शन रिसर्च। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो देखिए जो भी आपने अप्लाइड कर दिए, हमने क्या किया, पहले हमने समझ विकसित करने के लिए बेसिक रिसर्च को देखा, जो आपकी प्राथमिक रिसर्च थी उससे हमने समझ विकसित की, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और नॉलेज गेन की। फिर हमने उसको अप्लाइड किया, यानी उसको क्या किया, अप्लाइड किया व्यवहारिक अनुसंधान के थ्रू। फिर आता है एक्शन रिसर्च के बाद, अब जो भी आपने इम्प्रूव किया है उसमें कार्यवाही अनुसंधान आता है, जो भी आप सुधार के लिए एक्शन लेते हैं, ठीक है। ये हमारी तीनों किसके आधार पर थी, परिणाम के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण था। पहली थी प्राथमिक, फिर व्यवहारिक और फिर एक्शन, ठीक है। मान लीजिए कोई भी आप कॉलेज का आप ले लेते हैं, ठीक है, पहले आपने नॉलेज ली, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, फिर उस चीज़ को अप्लाई किया, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद फिर आप उसका एक्शन लेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है आपका प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। प्रक्रिया के आधार पर कैसे होता है, एक होता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव होगा, दूसरा क्वालिटेटिव होगा और तीसरा मिक्स्ड होगा, यानी तीनों ही इसमें होते हैं। इनको देख लेते हैं। तो देखिए मात्रात्मक या परिमाणात्मक अनुसंधान कैसा होता है, जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। ये जो शोध होगा ये आंकड़ों पर आधारित होगा, इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों द्वारा ही निर्धारित होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गया, रिकॉर्ड हो गया, इनकी जो समीक्षा का डेटा होगा, उनका जो संग्रह स्टोरेज होगा, वही मात्रात्मक या परिमाणात्मक अनुसंधान कहलाता है। जिस चीज को हम माप सकते हैं, ठीक है, माप सकते हैं, वो क्या कहलाता है, मात्रात्मक के अंतर्गत यानी क्वांटिटेटिव आता है। आगे चलते हैं गुणात्मक अनुसंधान, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है ये जो विधि होती है ये क्या, कब, कैसे प्रश्नों की जांच नहीं करती, बल्कि क्यों और कैसे का भी पता लगाती है। जैसे आप कोई अनुसंधान कर रहे हैं, क्या है ये, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इन सभी का भी पता लगाती है। इसे क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसको हम माप नहीं सकते, ठीक है, ठीक है, इसको हम माप सकते हैं। मात्रात्मक होता है, इसका एक रिकॉर्ड होता है, डेटा होता है आपके पास, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रिकॉर्ड्स, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, गुणात्मक है ये। यहाँ पर उस विधि में हम ये देख रहे हैं क्या, कब, कैसे प्रश्नों की हम जांच कर रहे हैं, कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हुई, इन सभी का पता लगाया जाता है। गुणात्मक शोध जो होती है निर्देशन से कार्य करती है। गुणात्मक शोध में आमतौर पर परिकल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी इसमें हम हाइपोथेसिस का प्रयोग नहीं किया करते हैं। ये जो होता है विकल्प खुला करते हैं। गुणात्मक शोध जो होता है बहुत ही लचीला होता है। आगे बात करते हैं गुणात्मक शोध जो होते हैं इसके कई सारे प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है फोकस ग्रुप रिसर्च, दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डेप्थ इंटरव्यूज, नैरेटिव रिसर्च, ठीक है, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, केस स्टडी। तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है, गुणात्मक शोध के प्रकार के अंतर्गत। आप क्या करते हैं कि ग्रुप रिसर्च करेंगे, कोई भी आपको रिसर्च करना है टॉपिक, उसको रिसर्च करेंगे, इसमें डेटा नहीं होते हैं, ठीक है, इनको माप नहीं सकते हैं। इसमें पहले आपने रिसर्च कर लिया, ऑब्जर्वेशन इसमें करते हैं चीज़ों को, इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, नैरेटिव रिसर्च होता है, इसमें केस स्टडी इसमें होती है। फिर आगे आती है मिश्रित अनुसंधान, यानी इसमें अब दोनों है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही रिसर्च के प्रकार जो होता है वो, जिसमें आपके पास रिकॉर्ड्स भी है, जिसको आप माप भी सकते हैं और जो कि आप गुणों को भी देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मिक्स्ड रिसर्च कहलाता है। इसके बाद है उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये कैसे होता है, पहला है इसमें वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये कैसा रिसर्च होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो आपकी रिसर्च होती है वर्णनात्मक अनुसंधान, इस प्रकार का जो अनुसंधान होता है स्थिति का वर्णन करता है, यह क्या है, यह क्या था, जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का ये प्रयास करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि कोई चीज़ क्यों है, क्या है और कैसे है, इन सभी का प्रश्न देने के लिए इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। दूसरा है ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें क्या होता है, ऐतिहासिक अनुसंधान में किए जाने वाले अध्ययन हमारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहाँ से आए हैं, हम पहले क्या थे, हम क्या हो गए, तो ये क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है।
आगे चलते हैं, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, एनालिटिकल रिसर्च। इसमें क्या होता है, इसमें शोधकर्ता पहले से ही उपलब्ध तथ्यों एवं जानकारी का उपयोग करता है। यह सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। यानी इसमें जो है आलोचना की जाती है। पहले आपने कोई भी रिसर्च कर लिया, फिर उसमें ये इस तरीके से नहीं हो सकता, ऐसे होगा, ये क्या है, आलोचना इसमें होती है। तो ये आपका विश्लेषणात्मक अनुसंधान कहलाता है। आगे चलते हैं, फिर आता है व्याख्यात्मक अनुसंधान। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी स्थितियां घटने के दो पहलुओं के बीच जैसे कैसे और क्यों जैसे सवालों का जवाब देने की चेष्टा इसमें की जाती है। यानी कोई चीज़ आपने सर्च की, कैसे हुई, क्यों हुई, इन सवालों का जवाब इसमें यानी एक्सप्लेन करना होता है। इसमें क्या है, व्याख्या देनी होती है, एक्सप्लेन आपको करना होता है। ऐसा नहीं है आपने रिसर्च कर दिया और बता दिया हमने ये रिसर्च की है, आपने वो रिसर्च क्यों की, कैसे की, ये आपको एक्सप्लेनेशन उसमें देना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुसंधान मूलक या अन्वेषी अनुसंधान। इसमें क्या होता है, अनुसंधान के प्रारंभ में इसे किया जाता है और ये क्या कहलाती है आपकी, अनुसंधात्मक या अन्वेषी अनुसंधान कहलाता है। किसी चीज को एक्सप्लेन, इसमें एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनेटरी में क्या था कि किसी चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वाई, ठीक है, वाई, वॉट, ये सब आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कारण और प्रभाव जानने के लिए रिसर्च होता है। क्या होता है इसमें, आप कोई भी आप किसी भी लैब में जाते हैं तो वहाँ पर उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, क्या उसके कारण हैं, इनको रिसर्च की जाती है। नाम से स्पष्ट होता है, प्रायोगिक अनुसंधान कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर ये करता है। ठीक है, तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, तर्क के आधार पर किस तरीके से होता है, तो देखिए आगमन में क्या होता है, इंडक्टिव में क्या होता है, इसमें हम रिसर्च एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कोई भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। और इसमें क्या होता है, डिडक्टिव में सिर्फ जब आपके पास कोई थ्योरी हो, ये तब तक होता है जब तक आपके पास कोई थ्योरी हो। तो इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, कुछ स्टेप्स हैं जब भी हम रिसर्च प्रोसेस अपना शुरू करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स। कौन कौन से हैं, पहले क्या करना पड़ता है, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो उसको पहले आप क्या करेंगे, कोई आपके पास समस्या आई तभी तो आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस यानी आप परिकल्पना बना लेते हैं। परिकल्पना बनाने के बाद रिसर्च का डिजाइन आप करते हैं। देखिए ये सीक्वेंस में आपके पूछा जाता है, पहले आपके पास कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बाद ही आप कोई रिसर्च करेंगे ना। तो रिसर्च करने के लिए आप पहले आपके पास प्रॉब्लम होगी, फिर उसके बाद रिलेटेड लिटरेचर उसके देखेंगे, क्या रिव्यू हैं उसके वो देखेंगे आप, फिर क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस यानी कि एक परिकल्पना का निर्माण आप करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, रिसर्च डिजाइन करेंगे, किस तरीके से आपको रिसर्च करनी है इसके लिए आप तैयारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एक्सपेरिमेंटेशन आता है, एक्चुअल में किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करने हैं, रिजल्ट डिस्कशन देखे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कंक्लूजन, जो भी निकल के आया है, जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो इसमें आती हैं। तो ये 7 स्टेप्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। सीक्वेंस यहाँ पर पूछा जाता है। फिर आते हैं अवधारणाएं एवं चर, कौन कौन से होते हैं, वेरिएबल्स, इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए वेरिएबल्स का अर्थ क्या होता है, पहले हमें ये जान लेना है। तो देखिए वेरिएबल्स का क्या अर्थ है, वेरिएबल से अभिप्राय उन वस्तु, घटनाओं तथा चीजों से है या उन गुणों से होता है जिनको हम माप सकते हैं। यानी वेरिएबल्स क्या हैं, जिन्हें हम मापा जा सकता है, माप सकते हैं। पहला आता है इसमें इंडिपेंडेंट, फिर दूसरा आता है डिपेंडेंट, फिर इंटरवेनिंग और फिर एक्सट्रेनियस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा है, निराश्रित एवं स्वतंत्र चर होता है। ये कैसा होता है, इसमें परिश्रम, कोई हम कार्य करते हैं उसे घंटों में मापा जाता है, आईक्यू के स्तर पर मापा जाता है, ये क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अभी हमने बात की चर क्या है, जिन्हें मापा जा सकता है। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, तो उनको आप घंटों में मापते हैं, या फिर वो जो आपका कार्य है उसमें क्या है, बौद्धिक स्तर यानी आईक्यू भी आईक्यू के आधार पर भी मापा जाता है। दूसरा है आश्रित एवं
परतंत्र डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं, मान लीजिए परीक्षा में जो अंक निर्धारित किए जाते हैं उन्हें 100 से 100 तक मापा जाता है, ये क्या कहलाएगा, आश्रित चर कहलाएगा। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, हस्तक्षेप चर, ये कैसा होता है, ये दोनों प्रकार का होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, निराश्रित भी होगा, आश्रित भी होगा, यानी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों प्रकार का होगा। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी घंटों की तरह मापेंगे और अंकों में भी माप सकते हैं, ये दोनों ही प्रकार का होगा। बाह्य चर कौन सा होता है, जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में ऐसे कोई कारक या चर हो सकते हैं जो कि परिणाम को प्रभावित करते हैं, जो भी रिजल्ट आया है उसको प्रभावित करेंगे, कंपटीशन कैसा है उसको प्रभावित करेंगे, और ये उसी के आधार पर इनको मापा जाता है। मान लीजिए जो भी कोई आपका एग्जाम है, ठीक है, वो क्या है, आपकी वास्तविक जीवन और परिस्थितियों पर भी, परिस्थितियों की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। उसमें क्या है, कंपटीशन है, और वहां पर क्या होगा, परिणाम देखे जाएंगे, रिजल्ट देखे जाएंगे और उनके आधार पर व्याख्या होती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से कौन कौन से चर होते हैं। अब क्या है, यहाँ पर चरों का मापन बताना है हमें, तो इसमें आता है पहला नॉमिनल स्केल, दूसरा आता है ऑर्डिनल, फिर आता है इंटरवल और फिर आता है रेशियो स्केल। इनको बारी बारी से हम समझ लेते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको हम मापन या पैमाने के आधार पर मापते हैं। कोई भी हम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, चरों का उसमें मापन करना, यानी मापन करना आवश्यक होता है। किस तरीके से मापन किया जा रहा है, उसी से तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो मापन जो किया जाता है उसमें हम स्केल का यूज करते हैं। अब उसमें जो स्केल यूज होते हैं, चरों के मापन में जो स्केल यूज होते हैं, 4 प्रकार के स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ये वही 4 स्केल है, यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको हम समझ लेते हैं। पहला आता है इसमें नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में क्या होता है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हाट इज योर जेंडर, व्हाट इज योर हेयर कलर। यहाँ पे हमें नेम को सिर्फ नंबर का यूज करना है, नाम का यूज करना है। सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, नाम का या नंबर का सिर्फ यूज करेंगे यहाँ पर। और जैसे कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है, मेल फीमेल, सिर्फ यहाँ पर हम यही यूज करेंगे। नॉमिनल स्केल में के अंतर्गत ये आ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या आपको याद रखना है, और इसमें रैंक नहीं होती है, सिर्फ इसमें नाम और नंबर होगा, रैंक इसमें नहीं होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है ऑर्डिनल स्केल, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम क्रम सूचक मापनी कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें रैंक भी होगी और इसमें क्या होगा, इसमें उस आइटम या ऑर्डर का नाम भी होगा, यानी रैंक भी इसमें दी जाएगी और नाम भी इसमें होगा कि आपका जेंडर क्या है और क्या आपको रैंक मिली है, जो भी आपने एग्जाम दिया है उसमें क्या रैंक मिली है, तो ये सब भी इसमें बताना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, इस स्केल में कैटेगरी और रैंक दोनों को इसमें बताया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंटरवल में रैंकिंग भी होगी और इसमें क्या होगा, रैंक भी होगी और कैटेगरी भी होगी। मान लीजिए आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो कि नॉमिनल में था, ठीक है, उसके बाद रैंक भी होगी इसमें, और क्या होगा इसमें, और इक्वल इंटरवल्स भी होता है इसमें तीनों ही चीज़ें, यानी इसमें मेजर भी कर सकते हैं, रैंक भी होगी और इसमें नेम भी होगा। फिर है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में रैंक भी होगी, मेजर भी होगा, ट्रू जीरो भी होगा। तो ये क्या है, आपका रेशियो स्केल होता है, जिसमें क्या होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रैंक भी है, मेजरमेंट भी है, ठीक है, दोनों ही इसमें होते हैं। और यहाँ पर इंटरवल में क्या आता है, यहाँ पर रैंक होगी और इसके साथ साथ इसमें मेजर भी होगा, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या था, इसमें आपका रैंक भी है और इसमें मेजर नहीं होगा, सिर्फ इसमें रैंक है और इसमें क्या है, इसमें आपका नाम होगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं व्यवहार आधारित मापनी। अब ये कौन कौन से हैं, इसमें 3 स्केल आते हैं, लिकर्ट मापनी और थर्स्टन मापनी और गटमैन मापनी। इन तीनों को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, लिकर्ट स्केल कौन सा है, मान लीजिए आपने कोई चॉकलेट ली, ठीक है, अब उस चॉकलेट के बारे में आपको बताना है कि वो डिलीशियस, उसमें उसकी जो क्रीम है वो डिलीशियस है, चॉकलेट आइसक्रीम इज डिलीशियस, सॉरी,
ठीक है। चॉकलेट जो आइसक्रीम आपने ली है वो कैसी है, डिलीशियस है। तो यहाँ पर इसमें जो भी आपको बताना है, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, नाइदर एग्री फॉर डिसएग्री करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, या फिर स्ट्रांगली इसमें डिसएग्री करते हैं, तो वहीं पर आपको टिक करना है। मान लीजिए कि आप मानते हैं कि चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो डिलीशियस है, तो आप एग्री करेंगे, ठीक है, आप एग्री पर राइट कर देंगे। तो इस तरीके से लिकर्ट स्केल को बताया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपको इसमें स्केलिंग होती है और आपको बताना होता है, ठीक है, रेटिंग देते हैं, इसमें एटीट्यूड को जानते हैं इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं थर्स्टन स्केल। इसमें क्या है, आपने देखा होगा, आप कोई भी फ्लिपकार्ट से मान लीजिए आप कुछ भी मंगाते हैं, ठीक है, ऑर्डर करते हैं, उसके बाद आपको बताना होता है कि जो सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है वो कैसा आया है। तो उसमें आपने देखे होंगे कुछ रैंकिंग दी हुई होती है, ठीक है, वहाँ पर रेड ग्रीन, ठीक है, रेड लाइट ग्रीन फिर ग्रीन, इस तरीके की रैंकिंग भी उसमें शो होने लगती है। तो ये क्या है, थर्स्टन स्केल है ये, जिसमें हम बता सकते हैं रैंकिंग दी जाती है इसमें कि जो सर्विस है वो कैसी आपको मिली है। इसमें 1 2 3 इस टाइप की इसमें रैंकिंग होती है। आगे बात करते हैं गटमैन स्केल। इसमें क्या होता है, इसमें येस और नो में रिप्लाई आपको देना होता है। मान लीजिए कोई भी, जैसे कि आपसे पूछा जाए या मैं बोलूं कि आई लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो आपको बताना है येस या नो, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन होगा येस का, दूसरी साइड ऑप्शन होगा नो का, तो वहाँ पर आपको टिक करना है। क्या आप कोई गेम पसंद करते हैं, क्या आप कोई वीडियो गेम पसंद करते हैं, तो येस कर देंगे, नहीं करते हैं तो नो कर देंगे। तो येस और नो इसमें स्केल में होते हैं। फिर आगे बात करेंगे हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस क्या है, कोई भी परिकल्पना आप करते हैं वो क्या है, हाइपोथेसिस कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई आप रिसर्च कर रहे हैं और पहले आपने उसके लिए क्या हाइपोथेसिस, क्या परिकल्पना तैयार की है, उसी के साथ साथ जो भी आपके पास उससे संबंधित नॉलेज है, जो भी आपके पास ज्ञान है, जो भी आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, उन सभी को एक जगह करके उस पर क्या है, अनुसंधान किया जाता है। एक प्रस्ताव या तर्कसंगत अनुमान प्रकल्पित करना होता है। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने हाइपोथेसिस ले ली, कोई भी आपने परिकल्पना बना ली, वो एक तर्कसंगत होनी चाहिए। आपकी नॉलेज जो भी आपके पास है उसके आधार पर अच्छी वो इस प्रकार से होनी चाहिए, तो वो क्या है, हाइपोथेसिस कहलाता है। यानी एक धारणा या प्रस्ताव, ठीक है, जो कि न्यायसंगत होने की क्षमता रखता हो। ऐसा नहीं है उसके आधार पर कोई साक्ष्य होने चाहिए या कोई ज्ञान उससे संबंधित होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कोई भी आप हाइपोथेसिस कर ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद है उपकल्पना के प्रकार, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। कौन कौन से होते हैं, वर्णनात्मक होती है, सापेक्ष रिलेशन होता है, ठीक है, व्याख्यात्मक होती है। तो ये 3 तरीके की हाइपोथेसिस होती है। इसके बाद हम देखेंगे जो हाइपोथेसिस है इसको हम उपकल्पनाओं की अवधारणा पर 2 तरीके से यहाँ पर देखते हैं। एक होती है नल और एक होती है अल्टरनेटिव। नल और अल्टरनेटिव को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन है, सही है या नहीं है, तो इस तरीके से देखा जाता है। अब हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, इसमें एक होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नल होती है उसको हम H0 से इंडिकेट करते हैं, अल्टरनेटिव जो होती है उसे हम H1 या HA से, ठीक है, HA से देखते हैं। तो ये क्या है, आपकी हाइपोथेसिस है, नल और अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर नल जो है, जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस के लिए, तो उसमें देखते हैं जो भी हमारी हाइपोथेसिस है उसको नल करेंगे अगर वह रिजेक्ट है, ठीक है। अगर वह रिजेक्ट है तो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाती है। यानी कि जब भी हम कोई हाइपोथेसिस है हमारी, उसको हम टेस्ट के लिए करेंगे, टेस्ट देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, नल को देखेंगे, नल को करेंगे। उसके बाद यदि नल रिजेक्ट हो जाता है, यानी आपने जो टेस्ट किया वो आपका रिजेक्ट हो गया, तो जो अल्टरनेटिव है वो अपने आप ही एक्सेप्ट हो जाती है। अल्टरनेटिव में हम कोई भी टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव में कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे, नल में हम टेस्ट करेंगे। यदि हमारा नल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी तो अल्टरनेटिव जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये 2 प्रकार की होती है। परिकल्पना के परीक्षण के लिए हमें एक धारणा तैयार करनी होती है, एक शून्य परिकल्पना होती है
ये एक ऐसी धारणा है जिसका कथन पर कोई प्रभाव या अन्य कोई अंतर नहीं होता, ना ही कोई परिवर्तन इसमें होता। तो ये दो तरीके की हमने यहाँ पर देखी जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखेंगे सैंपल्स, ठीक है। सैंपल्स में हम पहला देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी संभाव्यता न्यायदर्श, और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इन दोनों को हम समझ लेते हैं। तो देखिए इनमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इसमें बायसनेस नहीं होती, इसमें कोई भी इसमें पार्शियलिटी नहीं होगी, बायसनेस नहीं होगी। ये कैसी होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, इक्वल इसमें सबको चांस मिलेगा। तो ये कैसी है, इक्वल चांस मिलेगा, बायसनेस नहीं होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। और कैसी होगी ये, इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। वहीं ये कौन सी है, नॉन प्रोबेबिलिटी जो है, इसमें क्या होता है, इसमें इक्वल चांस नहीं मिलता है, बायसनेस इसमें होती है और ये क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। तो ये दो तरीके की सैम्पलिंग मेथड है। फिर है सैम्पलिंग में जो प्रोबेबिलिटी है इसमें तीन आते हैं, एक होती है सिंपल रैंडम सैंपल, दूसरी होती है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सी है, सरल, ठीक है, सरल यादृच्छिक न्यायदर्श, स्थिरीकृत और समूह न्यायदर्श, ठीक है, क्लस्टर। तो इन तीनों को आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आती है नॉन प्रोबेबिलिटी, इसमें कौन कौन सी आती है, कन्वीनियंस आती है, परपोजिव आती है, कोटा सैम्पलिंग आती है, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग आती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग आती है। तो ये देखनी है आपको। तो देखिए जो कन्वेंस सैम्पलिंग होती है जो आसानी से मिल जाती है, दूसरी जजमेंटल होती है, ये जो दूसरी वाली है ये कैसी होती है, जजमेंटल होती है, ठीक है। और ये मार्केट रिसर्च इसमें होती है। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, एक्सीडेंटल में क्या होता है, मार्केट रिसर्च होती है। कोटा में क्या होता है, इसमें कई वर्गों में से एक निश्चित संख्या के आधार पर जानकारी प्राप्त की जाती है। स्नोबॉल में क्या होता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये जो है आपके पांचों, ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी है उसमें कौन कौन सी आती है। तो कन्वीनियंस आती है, प्रपोजिव आती है, कोटा आती है, एक्सीडेंटल आती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग आती है, ठीक है। तो ये हमने देखा रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। यहाँ पर किसी को भी कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो पहले हमने इसमें देखा, सबसे पहले रिसर्च के बारे में जाना, रिसर्च क्या होती है, कौन कौन से रिसर्च के प्रकार होते हैं, ठीक है। और इसमें हमने जाना जो बेसिक रिसर्च है जो कि अंडरस्टैंडिंग होती है और नॉलेज के आधार पर होती है, फिर हम उसको अप्लाइड करते हैं, अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। फिर उसके बाद एक्शन लेते हैं, एक्शन रिसर्च ये आपकी होगी। क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है जिससे मात्रात्मक, जिसमें हमें माप सकते हैं, ठीक है। गुणात्मक, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड दोनों प्रकार की होती है। इसके बाद हमने देखा गुणात्मक जो होगी आपकी, वो क्यों, कब, कैसे प्रश्नों का ही साथ साथ क्यों और कैसे हो रहा है इनका भी पता लगाती है, ये गुणात्मक होगी। मात्रात्मक में क्या होगा, रिकॉर्ड्स होंगे, डेटा होंगे जिनको हम माप सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। फिर उसके बाद हमने देखा, उसके बाद आ जाता है 7 स्टेप्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इनको आप याद कर लीजिएगा। आपके पास पहले कोई प्रॉब्लम होगी, फिर आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद उसके क्या रिव्यू हैं, उससे रिलेटेड क्या लिटरेचर हैं उनको देखेंगे। फिर एक हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करेंगे, एक हाइपोथेसिस की परिकल्पना की जाती है। उसके बाद जो रिसर्च है उसको डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन देखा जाता है, क्या उसके रिजल्ट एंड डिस्कशन ये देखा जाता है। फिर बाद में कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस फॉर्मुलेट की जाती हैं। फिर आते हैं चर, आपके चर क्या हैं जिनका हम माप सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंटरवेनिंग और एक्सट्रेनियस। फिर उसके बाद आते हैं चर के मापन कौन कौन से हैं जिनको हम माप सकते हैं। मापने के आधार पर चरों के कुछ स्केल दिए हुए हैं, 4 स्केल हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नॉमिनल जिसमें नाम होगा, ऑर्डिनल जिसमें नाम के साथ रैंक दी जाएगी, इंटरवल जिसमें मेजर भी होगा और मेजरमेंट भी होगा, रेशियो में क्या होता है, नाम भी, रैंक भी होगी, नाम भी होगा और मापन भी होगा, इसमें मेजरमेंट भी होगा और रेशियो भी देखा जाएगा। जैसे स्केल वगैरह हो गया आपका, नॉमिनल यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डिनल हो गया। फिर उसके बाद रेशियो स्केल आ गया आपका,
फिर उसके बाद आता है लिकर्ट मापनी पैमानी। लिकर्ट मापनी पैमानी में क्या होता है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी चॉकलेट आइसक्रीम है उससे आप सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, एग्री करते हैं, नाइदर एग्री और डिसएग्री करते हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, तो यहाँ पर उसी पर आपको टिक मारना होता है। ठीक है। थर्स्टन स्केल कौन सा होता है, जो भी सर्विस है वो कैसी है वो आपको बताना है, तो उसके आधार पर रैंक लिखी हुई होती है। यहाँ पर आपने 1 रैंक दी यानी वो आपको सर्विस अच्छी नहीं लगी, 2 रैंक यानी ठीक है, 3rd रैंक, इस तरीके से रैंक होती है, 6 रैंक, 9 रैंक, 10 रैंक, यानी कि जो सर्विस आपको दी गई है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है। गटमैन स्केल, इसमें आंसर यस और नो में देना होता है। कोई भी चीज़ आपको जो भी रिसर्च की गई है वो कैसी है, सही है या नहीं है, तो यस और नो में आंसर देना होता है। हाइपोथेसिस, उपकल्पना करना। ठीक है। उसके बाद आते हैं उपकल्पना के प्रकार आते हैं, डिस्क्रिप्टिव आता है, रिलेशनल आता है, एक्सप्लानेटरी आता है, और ये जो आपकी हाइपोथेसिस है इसमें टेस्ट होते हैं। टेस्ट के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है नल और फिर आती है अल्टरनेटिव। नल, जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं तो नल को हम देखेंगे, नल के बाद हम क्या करेंगे, जो नल है उसके बाद हम क्या करेंगे, यदि ये जो हाइपोथेसिस हमने किया है, नल को सेलेक्ट किया, नल टेस्ट किया, यदि ये रिजेक्ट हो जाता है किसी तरीके से तो जो अल्टरनेटिव है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अल्टरनेटिव के लिए कोई भी टेस्ट नहीं होता है। फिर हमने सैंपल्स देखे, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपका आ जाता है सिंपल रैंडम, फिर आता है आपका स्ट्रैटिफाइड और फिर आता है क्लस्टर। इनको आप याद रखिएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस आ जाता है, परपोजिव, कोटा, एक्सीडेंटल, स्नोबॉल, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन। किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।